नमस्कार। पर्यावरण विषय के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है धारणीय विकास, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट और भी कुछ बातें हैं। तो हम पर्यावरण संबंधित आज अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। आखिर क्या होता है सतत विकास? इसको धारणीय विकास नाम का एक शब्द भी मिलता है। सतत या धारणीय, ये दोनों एक ही शब्द होते हैं, तो इनको अंतर मत कीजिएगा। सतत विकास या धारणीय विकास एक ही शब्द है, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है सतत विकास का? इसका अर्थ होता है विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का उपयोग किया जाता है। उसको क्या कहा जाता है? उसको सतत विकास कहा जाता है। उदाहरण के स्वरूप मानव में इतनी कैपेसिटी है कि आज चाहे तो वो एक किसी जगह विशेष के या स्थान विशेष के सारे रिसोर्सेज का उपयोग कर ले। इतनी कैपेसिटी है हम लोगों में, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम आने वाली पीढ़ियों को भी ध्यान में रख रहे हैं। क्यों? अगर इस स्थान से हमने सारे मिनरल निकाल लिए, सारा पानी उपयोग कर लिया, सब कुछ उपयोग कर लिया, तो आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी? तो इसको ध्यान में रखकर जो विकास किया जाता है तो उसको धारणीय विकास कहा जाता है, सतत विकास कहा जाता है। यह मुद्दा कब प्रकाश में आया, यह चर्चा का विषय है। हो सकता है आज हमारी धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय होता है। ये शब्द कब चर्चा में आया? तो ये शब्द चर्चा में आया 1987 में। वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने ये एक संस्थान है, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, WCED बोला जाता है इसको शॉर्ट फॉर्म में, संक्षेप में इसको WCED बोला जाता है। तो इस संस्थान ने अपनी रिपोर्ट निकाली थी, आवर कॉमन फ्यूचर, या फिर हमारा साझा भविष्य, आर कॉमन फ्यूचर। तो ये एक रिपोर्ट निकाली थी इसने। तो इस रिपोर्ट में आर कॉमन फ्यूचर, तो इस रिपोर्ट में इसने बताया था, इसने इस शब्द के बारे में पहली बार चर्चा की थी और इस शब्द को बहुत ज्यादा महत्व भी दिया गया था। इसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? इसको ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये अपने आप में, ठीक है। तो इसके हिसाब से पहली बार ये शब्द चर्चा में आया था 1987 में। आगे चल के आप देखेंगे 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में, आगे चल के 1992 में पृथ्वी सम्मेलन, जिसको रियो 21 या रियो एजेंडा 21 या रियो घोषणा भी कहते हैं, इसमें इस सतत विकास के प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया। इसके साथ ही 2002 का जो जोहान्सबर्ग में आयोजित सम्मेलन था, इसका मुख्य मुद्दा ही था सतत विकास। तो आप देखेंगे सतत विकास के प्रति पूरा वैश्विक दृष्टिकोण था, उसका अपना नजरिया बदलता गया और वैश्विक जो पार्टियां थी इन्होंने सतत विकास को बाद में अपनाया भी, इसको तवज्जो भी प्रदान की। तो कुल मिलाके सतत विकास से संबंधित एक और महत्वपूर्ण बात करें अगर, तो UN के तत्वाधान में धारणीय विकास के लक्ष्य बनाए गए हैं। इन्हें 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। 2030 तक प्राप्त करना है, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। ये कहां से आए थे? ये 2012 में Rio+20 सम्मेलन में प्रस्तावित किए गए थे सतत विकास लक्ष्य। कुल मिला के 17 धारणीय लक्ष्य हैं, जिसमें से कुछ लक्ष्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। 17 सतत विकास लक्ष्य हैं। सतत विकास लक्ष्य ये पूरी दुनिया को इनको प्राप्त करना है, ये इसका लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें पहला लक्ष्य गरीबी की समाप्ति। दूसरा लक्ष्य इस तरीके से भूखमरी से मुक्ति, भूखमरी यानी भूख से किसी की मृत्यु ना हो, भूखमरी से मुक्ति। तीसरा लक्ष्य लोगों के लिए स्वास्थ्य एवं आरोग्यता। चौथा लक्ष्य इसमें गुणवत्ता शिक्षा। पांचवा लक्ष्य लैंगिक समानता। छठवां लक्ष्य जल एवं स्वच्छता। सातवां लक्ष्य किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा। आठवां लक्ष्य उत्कृष्ट का आर्थिक विकास। इसी तरह 9वां लक्ष्य उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचे का विकास। 10वां लक्ष्य असमानताओं में कमी। 11वां लक्ष्य संवहनीय शहरी और सामुदायिक विकास। इसी तरह 12वां लक्ष्य जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन। 13वां लक्ष्य जलवायु कार्रवाई। 14 लक्ष्य जलीय जीवों की सुरक्षा यानी जल में जीवन की सुरक्षा। और 15वां लक्ष्य थलीय जीवों की सुरक्षा यानी
जो स्थलीय परिस्थिति के जीवन निवास करते हैं उनकी रक्षा करना। 16वां है शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं और इंडिपेंडेंट स्वतंत्र संस्थाएं। और 17 है इन लक्ष्यों की भागीदारी के लिए सामूहिक प्रयास। इस तरीके से आप देखेंगे तो 17 सतत विकास लक्ष्य यूएन के द्वारा जारी किए गए थे, जिन्हें 2030 तक प्राप्त करना है। इसके लिए बहुत सारे इंडेक्स भी निकलते हैं। आपने सुना होगा भारत में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स भारत में भी निकलता है, नीति आयोग भी जारी करता है। तो और इसका वैश्विक स्तर पर भी जारी होता है कि किस देश ने कितना स्थान प्राप्त किया सतत विकास लक्ष्यों के मामले में। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये सतत विकास लक्ष्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हमें इनको प्राप्त करना हमारा जो मेन गोल होना चाहिए। रिन्यूएबल सोर्सेज एनवायरनमेंट के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं, तो आप जानते हैं ऐसे सोर्स, या फिर इनको हिंदी में कहा जाता है गैर परंपरागत कहा जाता है, गैर परंपरागत, इनको कहा जाता है नवीकरणीय स्रोत। तो इसका मतलब क्या होता है? ऐसे स्रोत जो समय के साथ खत्म ना हो, कभी खत्म ना होने वाले स्रोत, ऊर्जा के स्रोत, इनको क्या कहा जाता है? रिन्यूएबल कहा जाता है, गैर परंपरागत, नवीकरणीय कहा जाता है। तीनों एक ही नाम है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें तो आप देखेंगे सौर ऊर्जा, ये कभी खत्म नहीं होगी। आप देखते हैं पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास, ये ऐसे स्रोत हैं जो कभी समाप्त नहीं होते हैं। इसलिए ये स्रोत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। रिन्यूएबल सोर्स इनको बोला जाता है। आप जानते हैं भारत सरकार का लक्ष्य सौर ऊर्जा के माध्यम से भारत सरकार को 450 गीगावाट या फिर 500 गीगावाट 2030 तक हमें लक्ष्य प्राप्त करना है। भारत सरकार का लक्ष्य, ग्लासगो सम्मेलन में श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको कहा भी था, इसके बारे में चर्चा भी की थी। लेकिन चर्चा का विषय इतना ही नहीं है, चर्चा का विषय ये भी है कि नॉन रिन्यूएबल, यानी इसको अगर हम दूसरे तरीके से कहें तो जीवाश्म स्रोत भी बोलेंगे, जीवाश्म ऊर्जा भी बोलेंगे, या जीवाश्म स्रोत भी बोलेंगे। क्या होते हैं जीवाश्म स्रोत? आप जानते हैं भारत में जो हमारी विद्युत उत्पादन होती है, ऊर्जा उत्पादन होता है, इसका 2/3 जो ऊर्जा उत्पादन है ये किससे? हाइड्रोकार्बन के जरिए होता है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? इनको जीवाश्म ऊर्जा ही बोला जाएगा। ऐसे स्रोत जो पृथ्वी के गर्भ से हमें प्राप्त होते हैं इनको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। आप देखेंगे 2/3 ऊर्जा हमें हाइड्रोकार्बन के जरिए प्राप्त होती है, जो कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये सब आते हैं हाइड्रोकार्बन में। तो जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स है इनको कहा जाएगा परंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोत। तो इस तरीके से आप देखेंगे ऊर्जा प्राप्त करने के हमारे देश में 2 स्रोत मुख्यतः हैं, एक नवीकरणीय, दूसरा है अनवीकरणीय। ये अनवीकरणीय भी इसे कहा जाएगा क्योंकि ये नए नहीं होते। एक बार खर्च होने के बाद ये दोबारा से पैदा नहीं होते, दोबारा से जल्दी नहीं आते। इनके लिए, इनको अगर दोबारा से हमें पाना है तो कई हजारों साल, कई लाखों साल का हमें इंतजार करना पड़ेगा, तब जाके ये हमें स्रोत प्राप्त होंगे। क्योंकि आप देखते हैं जो कोयले की परत होती है तो कई हजारों साल, लाखों सालों में कोयला हमें प्राप्त होता है जीवाश्मों के दबे रहने से। तो इस तरीके से आप देखेंगे हमें ये स्रोत जल्दी प्राप्त नहीं होते। 2/3 ऊर्जा तो हम आज भी हाइड्रोकार्बन से प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे में बहुत जल्दी हम अगर इन पे निर्भर हो पाए ऐसा लग नहीं रहा। इसके अंतर्गत और भी परमाणु ऊर्जा भी आ जाएगी, परमाणु ऊर्जा तथा अन्य स्रोत भी इसके अंतर्गत ही आ जाएंगे नॉन रिन्यूएबल के अंतर्गत। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट। तो आप जानते हैं वेस्ट मैनेजमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है एनवायरनमेंट का। क्यों होता है? क्योंकि जानते हैं आप जो वेस्ट होता है, जो कचरा होता है, कचरे से पहली बात तो ऊर्जा भी प्राप्त की जाती है। आजकल भारत में ऊर्जा बनाना शुरू हो गया है कचरे से ऊर्जा। इसके अलावा हम रिसाइकिल कर सकते हैं इसको, यानी पुनः चक्रण इसका कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारे मुद्दे हैं जो महत्वपूर्ण है एनवायरनमेंट या फिर पर्यावरणीय सुरक्षाओं से संबंधित। तो ये वेस्ट मैनेजमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस में, रिसाइकलिंग, पुनः चक्रण और कंपोजिंग, वेस्ट टू एनर्जी प्रोसेस, ये सारे चीजें हैं जो सर्कुलर इकोनॉमी को भी के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। तो एनवायरनमेंट पॉलिसी एंड रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो आप इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो हम अंतर्राष्ट्रीय प्रयास बांट सकते हैं और दूसरा हम बांट सकते हैं राष्ट्रीय प्रयास, कि हम आखिर देश में क्या कर रहे हैं इन सबको बचाने के लिए और एनवायरनमेंट की रक्षा करने के लिए, जैव विविधता को बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो पहला तो आईयूसीएन एक संगठन है, इंटरनेशनल संगठन है जो
एक रेड डेटा बुक जारी करता है। ये रेड डेटा बुक में क्या होता है, ऐसी प्रजातियां होती हैं जो संकटग्रस्त प्रजातियां होती हैं, उनसे संबंधित हमें पता चलता है, उनकी रक्षा के लिए हम कार्य कर पाते हैं। इसके अलावा यूनेस्को भी महत्वपूर्ण संस्था है। ये दर्जा प्रदान करता है, जो पर्यावरणीय संस्थाएं होती हैं तो उनको दर्जा प्रदान करता है ताकि उनकी रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित हो सके और उनके लिए कुछ प्रयास भी किए जा सके, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए जा सके। उदाहरण के तौर पर भारत में 18 जैवमंडल हैं, 18 आरक्षित जैवमंडल हैं, जिसमें से कुछ जो जैवमंडल हैं इनको एमएबी कार्यक्रम, यूनेस्को के एमएबी कार्यक्रम के तहत इनको दर्जा दिया गया है। तो एक एमएबी जो है ये अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है, जिसकी स्थापना शुरुआत 1971 में हुई थी। तो यूनेस्को की मैन एंड बायोस्फीयर इसका पूरा नाम हो जाएगा, कि कार्यक्रम के तहत जैव अभयारण्य के विश्व तंत्र की सूची में शामिल किया जाता है। आप देखेंगे इसमें भारत का नीलगिरी, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी इत्यादि, पन्ना नेशनल पार्क, ये सब शामिल हैं। तो ये एक कार्यक्रम होता है जिसके तहत कुछ महत्वपूर्ण इकाइयों को, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं पर्यावरण की दृष्टि से, उनको शामिल किया जाता है। ठीक है, तो भारत की भी कुछ इकाइयां इसमें से शामिल हैं, जैसे कि हमने बात कर चुके हैं, और इसमें से करीब 12 इकाई के आसपास भारत की शामिल हैं इस प्रोग्राम के तहत। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा रियो कन्वेंशन के तहत कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटीज जो लागू हुआ था, ये भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा डिजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण रोकने के लिए इसमें कन्वेंशन पे साइन किया गया था, ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो जाएगा ओजोन परत की रक्षा के लिए। इसके अलावा आपके कार्टागोना प्रोटोकॉल हो जाएगा, और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, जिसमें पारा को रोकने के लिए मिनीमाता कन्वेंशन। ये क्या है, पारे के उपयोग को रोकना है ताकि प्रदूषण कम फैले। तो मिनीमाता या मिनामाता भी इसको बोला जाता है। तो ये सब कन्वेंशन हो जाएंगे। इसके अलावा पेरिस कन्वेंशन 2015 का। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रयास किए गए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने कुछ प्रयास किए हैं। हमने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया है। हमने जल संरक्षण अधिनियम पारित किया। हमने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया है। इसके अतिरिक्त वन नीति हम लेके आए हैं 1952, और भी इसके बाद लेके आए हैं हम। इसके अलावा हमने जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व तैयार किए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अलावा हमने नेशनल पार्क तैयार किए हैं, राष्ट्रीय उद्यान तैयार किए हैं, जैव अभयारण्य तैयार किए हैं। इसमें हमने प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाया हुआ है, जिसमें से कुछ राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर का भाग है, कुछ अभयारण्य भी प्रोजेक्ट टाइगर का भाग है। इस तरीके से आप देखेंगे भारत में बहुत सारे प्रयास हुए। इसमें एक और प्रयास महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय में रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन दरअसल आर्द्र भूमि के लिए कन्वेंशन है। 2 फरवरी 1971 को ये कन्वेंशन साइन किया गया था, 1971 को। इसलिए 2 फरवरी को हर साल विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। क्या होती है आर्द्रभूमियां? आर्द्रभूमियां दरअसल दलदल जैसी कुछ जगह होती हैं, जिनमें जो जैव विविधता का बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र होती है। इसके अलावा जो दलदल होते हैं, ये जो जैव आर्द्रभूमियां होती है, ये मीथेन का बहुत बड़ा भंडार होती है। इनके नीचे मीथेन दबी होती है। अगर ये मीथेन सोचिए बाहर आ गई, तो आप सोचिए कितना बड़ा ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट उत्पन्न करेगी, क्योंकि मीथेन गैस एक ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है वाली गैस है। ठीक है, तो रामसर कन्वेंशन 1982 में भारत ने भी इसको साइन कर लिया था। तो भारत में भी लागू हो चुका है रामसर, यानी ये ईरान का एक शहर है रामसर, यहाँ पे ये कन्वेंशन साइन हुआ था, इसलिए इसको रामसर कन्वेंशन कहते हैं। इसके तहत भारत की 75 साइटें आती हैं, यानी 75 भारत में ऐसी लोकेशन जो रामसर कन्वेंशन के तहत आती हैं। भारत में आर्द्रभूमियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन 75 आर्द्रभूमियां रामसर के अंतर्गत आती हैं। ये आप याद रखिए, जिनमें से आप देखेंगे सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है, करीब 14 है तमिलनाडु में। दूसरे नंबर पे यूपी में करीब 10 साइटें हैं जो रामसर कन्वेंशन के तहत आती हैं। ठीक है, ये आप सब याद रखिएगा। तो ये रामसर कन्वेंशन हो गया, IUCN हो गया, यूनेस्को, MAB प्रोग्राम हो गया, रियो कन्वेंशन हो गया, और भी अलग अगर कन्वेंशन हो गए। इसके अलावा आप देखेंगे GEF देखेंगे, यानी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। ये भी एक प्रयास है ताकि जो विकासशील देश है उनकी मदद की जा सके और जलवायु परिवर्तन रोकने में उनकी मदद करें हम, और उनको फाइनेंशियली या फिर वित्तीय सहायता प्रदान करें। तो आप देखेंगे इस तरीके की बहुत सारे प्रयास किए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के द्वारा, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये सब आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। चलिए, तो
आगे बढ़ते हैं। तो इसके अलावा जो अर्थव्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था के में हम बहुत अच्छे से अध्ययन शुरू करते हैं। हम एक EIA रिपोर्ट का अध्ययन करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी जगह पर आप कुछ विकास की गतिविधि कर रहे हैं तो उसके पहले आपको एक कमेटी बिठानी होगी और इसके माध्यम से इस कमेटी को क्या इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाएगा। यानी आप किसी क्षेत्र में जो प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं इससे वहां पे पर्यावरणीय हानि कितनी होगी इसको ध्यान में रखा जाता है। तो इस तरीके से EIA असेसमेंट लगाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी होती है किसी भी क्षेत्र में पर्यावरण की दृष्टि से, ठीक है। तो ये सब आप याद रखिएगा, EIA बहुत महत्वपूर्ण है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। चलिए, कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन। तो कंजर्वेशन, इसकी दिशा में हम लोगों ने बहुत काम किया है। हम जानते हैं, हमने इसके लिए बहुत सारे नेशनल पार्क तैयार किए हैं, टाइगर रिजर्व तैयार किए हमने। अगर आप देखेंगे तो जैसे कान्हा किसली नेशनल पार्क है, पेंच टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में काफी सारे टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा मध्य प्रदेश वनों के मामले में भी सबसे ज्यादा है, वनों के मामले में भी सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश, वन भी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और इसके अलावा जनजाति भी सर्वाधिक पाई जाती हैं। आप देखेंगे टाइगर के मामले में ही मध्य प्रदेश प्रथम नंबर पर चल रहा है। तो ऐसे में आप देखेंगे कंजर्वेशन रिस्टोरेशन के मामले में काफी प्रयास किए हैं भारत ने। तो ये प्रयास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, तो ये सब याद रखेंगे हम। आगे बात करते हैं एनवायरमेंट एथिक्स। एनवायरमेंट एथिक्स का मतलब है यहाँ पे कि जो भी हम काम कर रहे हैं एनवायरमेंट के बारे में या फिर पर्यावरण से संबंधित या फिर हम पर्यावरण के विपरीत कर रहे हैं, उसमें हम पर्यावरणीय नीति शास्त्रों को कितना ध्यान रखे रहे हैं। क्योंकि पर्यावरण जो है ये अगली पीढ़ी की जरूरतों को निर्धारित करता है, इस पीढ़ी के साथ अगली पीढ़ी को भी ध्यान में रखता है। अगर सोचिए इस पीढ़ी में पर्यावरण विनाश हो गया तो अगली पीढ़ी में कैसे लोग खुश रह पाएंगे। तो ये सब ध्यान में रखती हैं पर्यावरण संबंधी एथिक्स। तो पर्यावरण का अपना नीति शास्त्र भी होता है, ठीक है। तो ये आप सब याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं, आइए ग्रीन हाउस गैस की बात करते हैं। क्योंकि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम की दृष्टि से इसमें प्रश्न बनते ही बनते हैं। यानी इसको बोलते हैं हरित ग्रह प्रभाव। हरित ग्रह प्रभाव क्या होता है? हरित ग्रह प्रभाव, जलवायु परिवर्तन, ये जानना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हरित ग्रह प्रभाव, आप जानते हैं एक इफेक्ट के बारे में आपने सुना होगा, आप जानते होंगे सूर्य धरती है, ये सूर्य से आती है ऊर्जा बहुत सारी, ठीक है। इसमें कुछ अल्बीडो इफेक्ट होता है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। इसका मतलब क्या होता है, सूर्य से जो ऊष्मा आती है ये पूरी ऊष्मा सूर्य से धरती तक नहीं आ पाती है। इसमें से कुछ ऊष्मा जो हिमटोपी होती है, मतलब जो साउथ पोल होता है, नॉर्थ पोल में बर्फ की चादरें हैं, ये कुछ बादल, ये सब ऊष्मा को वापस कर देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऊष्मा तो धरती तक पहुंच जाती है। अब ये ऊष्मा क्या करती है, धरती में पहुंचने के बाद धरती को गर्म करती है। अब इसके बाद में वापस लौट जानी चाहिए, क्योंकि ऊष्मा तो कभी खत्म नहीं होती है ना, तो ये वापस लौट जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, क्यों? क्योंकि वातावरण में कुछ गैसों के कारण जब ये वापस लौटने वाली होती हैं गैसें, तो इनसे क्या है, ये इससे टकरा जाती हैं, ये गैसें इसको सोख लेती हैं। इससे क्या होता है, इससे जो ये वातावरण होता है ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। इस जो ये सिद्धांत है, इसका उपयोग जो ठंडे शहर होते हैं, ठंडी जगह होते हैं, वहां पे सब्जियां उगाने में किया जाता है। क्योंकि सब्जियों को गर्माहट चाहिए होती है। आप सोचिए बहुत ठंडी जगह है तो वहां पे सब्जियां कैसे गर्मी कैसे मिलेगी उनको। तो वो लोग क्या कर देते हैं, एक कांच का वो लेते हैं बर्तन, और कांच के बर्तन में सब्जियां उगाई जाती हैं। तो इससे क्या होता है, जो हीट अंदर आ जाती है लेकिन हीट बाहर नहीं जा पाती, तो इससे सब्जियां क्या होती हैं, फलती फूलती हैं। तो इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो जलवायु, ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट से आप क्या समझे, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट से प्रॉब्लम क्या है कि इससे धरती लगातार गर्म हो रही है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट से, या इसको हरित ग्रह प्रभाव बोलते हैं। तो आइए अब इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। पृथ्वी पर विद्युत ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में पहुंचती है, जिसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। हम जानते हैं सौर ऊर्जा में मुख्यतः परावैंगनी, दृष्टिगोचर विकिरणें, अवरोध किरणें होती हैं, ये सब होती हैं। इनमें से नुकसानदायक परावैंगनी किरणें अधिकतर ओजोन मंडल में अवशोषित हो जाती हैं। हम जानते हैं इसके बीच में तो ओजोन मंडल पाया जाता है, समताप मंडल में ओजोन पाई जाती है, और इस पे भी बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है हालांकि।
तो इसमें पराबैंगनी किरणें तो अधिकतर ओजोन मंडल में अवशोषित हो जाती हैं, जबकि जो दृष्टिगोचर अवरक्त विकिरण होती है पृथ्वी पर ऊष्मीय विकिरणों के रूप में पहुंच जाती हैं। ऐसे में क्या होता है, ऊष्मीय विकिरण पहले धरातल को गर्म करता है और फिर इसी गर्मी से विकिरण संवहन चलन द्वारा वायुमंडल गर्म करता है, तो वायुमंडल गर्म करने लगता है। तो सूर्य की ऊष्मा से गर्म होने के बाद जब पृथ्वी ठंडी होने लगती है तब ऊष्मा पृथ्वी से बाहर विसरित होती है। लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन, अन्य ऊष्मारोधी गैसें इस ऊष्मा को कुछ भाग अवशोषित कर लेती हैं और शेष बची ऊष्मा को पुनः धरातल को वापस कर देती हैं। ऐसे में क्या होता, वायुमंडल के निचले भाग में अतिरिक्त ऊष्मा एकत्र हो जाती है और पृथ्वी की ऊष्मा अवरक्त विकिरण के रूप में विकृत होती है, जिसके फलस्वरूप 90% भाग को वायुमंडल में उपस्थित CO2 गैस अवशोषित कर लेती है। इस तरीके से क्या होता है, ये भूमंडलीय तापन होता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इस शब्द को किसने कहा था, जोसेफ फूरियर नाम के एक विद्वान थे। तो इन्होंने 1824 में इस शब्द के बारे में बताया था। इसको ग्रीन हाउस या हरित गैसों की संकल्पना कहा था। ठीक है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। वैसे तो ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, ग्रह और उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के ताप को अधिक बनाने में मदद करती हैं। लेकिन अब जब ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता बढ़ चुकी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड भी इसी प्रकार की गैसें हैं, इनकी सांद्रता बढ़ गई है, तो ये समस्या, ये जो प्रक्रिया है, ये नुकसानदेह बन गई है। आप देखें, कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी गैस है, हमेशा खराब नहीं होती है, लेकिन जब आप देखते हैं ग्रीन हाउस गैस के संबंध में, तब ये गैस बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालती है और ये गैस हमारे लिए खतरनाक गैस बन जाती है। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सी गैसें ग्रीन हाउस गैस होती है, जिसमें आप देखेंगे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये लगभग 60% पाई जाती है। लगभग ये, इसको पहले ऐसे देखिए, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए ना कि सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस है, तो ये जलवाष्प है। जलवाष्प सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है, ये लगभग 60% पाई जाती है पूरे वातावरण में। फिर CO2 पाई जाती है 26%, लेकिन इसकी सांद्रता बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट उत्पन्न करती है। मीथेन यानी CH4, ये लगभग 4.9% पाई जाती है। ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट उत्पन्न करती है 3.7%। आप देखेंगे ओजोन को जीवनदायी गैस कहा जाता है, लेकिन जब ये समताप मंडल में होती है तब ये जो गैस होती है ना ओजोन, ये अच्छी गैस मानी जाती है, ये जीवनदायी प्राणदायी गैस मानी जाती है। लेकिन जब ये गैस धरातल में पाई जाती है तब ये नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ पाई जाती है, नेगेटिव इम्पैक्ट उत्पन्न करती है। N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ये 1.5% के आसपास योगदान देती है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य जो फ्लोरो गैस होती हैं, ये लगभग 0.1 से 0.4% के आसपास तक योगदान देती हैं। जो वैश्विक तापन है, हरित गृह तापन। ठीक है, याद रखिएगा, हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। एग्जाम में प्रश्न बन चुका है, क्या हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस है? हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। प्रकृति में यह द्विआण्विक गैस के रूप में पाई जाती है, जो वायुमंडल की बाह्य परत की मुख्य संगठक है। ठीक है, तो जो जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल है IPCC, इसके द्वारा चिन्हित हरित गैसें कौन कौन सी है? मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। लेकिन याद रखिएगा, जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यह अम्ल वर्षा के लिए प्रमुखतः उत्तरदायी गैस है। ग्रीन हाउस गैसों में प्रत्यक्ष रूप से शामिल गैसें कार्बन डाइऑक्साइड होगा, मीथेन होगा, नाइट्रस ऑक्साइड होगा, CFC होगा, SF6 होगा और NO3 होगा, NOx होगा। ठीक है, NF3 होगा। जबकि अप्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल होंगी, जबकि कुछ गैसें अप्रत्यक्ष रूप से भी शामिल होती हैं जो हरित गृह तापन संबंधित है। ये IPCC के अनुसार है, ऑथेंटिक डेटा है। NOS हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा और नॉन मीथेन वोलेटिल ऑर्गेनाइज कंपाउंड भी हो जाएंगे। तो ये भी शामिल होते हैं किसमें? और सल्फर डाइऑक्साइड भी अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होती है, हालांकि प्रत्यक्ष रूप से शामिल गैस नहीं है। तो एग्जाम में पूछे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, तो शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, तो आपकी समस्या लगभग हल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, हरित गृह तापन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो पूरी दुनिया को इफेक्ट करती है। आप देखेंगे शुरुआत में जब औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी,
तब इसकी जो सांद्रता है बहुत ज्यादा नहीं थी। इसकी सांद्रता आप देखेंगे आपको बहुत कम मिलेगी, जो CO2 थी। लेकिन अब जब औद्योगिक क्रांति हो चुकी है तो इसकी सांद्रता हमको 415 ppm मिलती है, पार्ट पर मिलियन मिलती है। आप देखेंगे 1959 के बाद से जो CO2 का ग्राफ है लगातार ऊपर जाता गया है और ये लगातार बढ़ती गई है CO2। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे CO2 बहुत ज्यादा इफेक्ट उत्पन्न करती है ग्रीन हाउस गैस से संबंधित। जो चावल की खेती है जिसको हम कृत्रिम पारिस्थितिक का भी उदाहरण मानते हैं, ये भी मीथेन के उत्सर्जन का महत्वपूर्ण कारक होता है। एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। आइए कुछ उपाय की बात कर लेते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के द्वारा उपाय अपनाए गए हैं। तो इनकी हम बात कर लेते हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हुए होंगे हमारे लिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जलवायु सम्मेलन की बात कर लेते हैं। जलवायु सम्मेलन तो सबसे पहले 1972 में स्टॉकहोम का सम्मेलन हुआ था, जिसके माध्यम से पहली बार विश्व में जलवायु परिवर्तन पर बात की गई। इसी सम्मेलन को ध्यान में रखते हुए आगे चल के भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भी पारित हुआ, इसी को ध्यान में रखते हुए। तो जो जलवायु परिवर्तन पर आइए बात करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC, ये एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका गठन रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में किया गया था, क्योंकि 1972 के बाद 1992 ये स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। स्टॉकहोम के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ रियो सम्मेलन 1992। यानी ये जो दक्षिण अमेरिका है, इसका एक शहर है ब्राजील। तो ब्राजील के एक शहर एक देश है ब्राजील, जिसका एक शहर है रियो डी जेनेरियो। तो रियो डी जेनेरियो में ये सम्मेलन हुआ था 1992 में। तो इसके माध्यम से एक संस्था की गठन किया गया था UNFCCC। ये अंतरराष्ट्रीय संधि है जो रियो डी जेनेरियो में 1992 में आयोजित की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण विकास सम्मेलन में इसका किया गया था, इसको निर्माण किया गया था। ठीक है, तो इसमें जो जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन हुआ था 1992 में, इसमें कुछ कन्वेंशन पारित किए गए थे। इसमें आप देखेंगे UNFCCC हो गया था पारित, इसके अलावा UNCCD पारित हुआ था। इसमें ये डिजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए था। इसमें UNCBD पारित हुआ था, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता को बचाना है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के लिए UNFCCC भी साइन किया गया था। तो इस तरीके से आप देखेंगे 1972 के बाद 1992 में आप देखेंगे तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ। इसको पृथ्वी सम्मेलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पृथ्वी सम्मेलन बोलते हैं, अर्थ समिट बोलते हैं। INSC द्वारा UNFCCC अंगीकृत किया गया था। इसके पहले 1988 में याद रखिएगा IPCC का गठन हुआ था, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल था ये। इसके बाद आप देखेंगे 1992 के बाद 1995 में पहली कॉन्फ्रेंस COP1 की बैठक हुई बर्लिन में। इसके बाद 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल अंगीकृत किया गया, क्योटो प्रोटोकॉल। इसके बाद 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल अंगीकृत किया गया, जिसके माध्यम से ओजोन को क्षरण को रोकने के लिए प्रतिबद्धता जताई गई। ठीक है, फिर 2001 में आप देखेंगे मराकेश समझौता हुआ, मराकेश समझौता 2001 में। और इसमें आप देखेंगे आगे चल के क्योटो प्रोटोकॉल प्रभाव में, मतलब ये पूरी तरीके से लागू हो गया। क्योटो प्रोटोकॉल पूरी तरीके से लागू हो गया ये। ठीक है, आगे चल के 2007 में बाली रोड मैप बना, बाली एक्शन प्लान आया। 2009 में कोपनहेगन समझौता हुआ, 2002 में कानकुन समझौता हुआ। इसमें हरित जलवायु कोष बनी, GCF जिसको बोलते हैं, ताकि जो तृतीय विश्व के देश हैं इनकी मदद की जा सके और इनको जलवायु जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है इनसे इनको बचाया जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से आगे चल के आप देखेंगे ये महत्वपूर्ण समझौता साबित हुआ। फिर आप देखेंगे आगे चल के हम देखते हैं लगातार ऐसे सम्मेलन होते रहे हैं जो जलवायु परिवर्तन रोकना जिनका मुख्य उद्देश्य रहा है। ठीक है, तो ये सब आप याद रखेंगे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी ये सारी चीजें। तो इस तरीके से जो 1992 का रियो सम्मेलन है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें लगातार जो विश्व के सभी देश हैं ये एक सामने आए और इन्होंने चर्चा की कि नहीं, हमें जलवायु को बचाना है। आप क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में समझ लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। क्योटो प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, ये UNFCCC से संबंधित है। ये ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है, ना केवल ग्रीन हाउस गैसों से। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों का हमें उत्सर्जन कम करना है, इससे संबंधित है, केवल ग्रीन हाउस गैसों से नहीं है। ये एग्जाम में प्रश्न बन चुका है।
तो जापान के क्योटो शहर में 1997 को UNFCCC के तीसरे सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया था। ये लागू कब हुआ था? 2005 से ये लागू हुआ था। ठीक है, ये क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? 1990 के स्तर पर लाने के लिए बाध्यकारी समझौते के तहत लाया गया था कि ग्रीन हाउस गैसों के हमें उत्सर्जन को हमें क्या करना है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को हमें 1990 के दशक के स्तर पर लाना है। जितना वहां पे दशक स्तर होता था उत्सर्जन का, हमें उस स्तर पर लाना है। इस तरीके से आप देखेंगे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से ये संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा इसमें कार्बन क्रेडिट और ये सब अवधारणाएं भी आती हैं, जिसमें आप देखते हैं कार्बन क्रेडिट आजकल होता है, तो ये अवधारणाएं भी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो जलवायु परिप्रेक्ष्य में भारत ने भी अपनी कार्य योजना शुरू की। तो भारत में भी कार्य योजना शुरू की जलवायु परिवर्तन में। राष्ट्रीय सौर मिशन हमारे यहाँ आया, राष्ट्रीय जल मिशन आया, हिमालयी परिप्रणाली परिरक्षण मिशन आया, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन हमारे यहाँ पे आया। तो भारत ने भी लगातार कार्य किए जलवायु संरक्षण से संबंधित। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे सारी चीजें। ओजोन के संरक्षण में भी लगातार वैश्विक स्तर पर प्रयास किए गए हैं। ओजोन परत का क्योंकि क्षरण होता रहा है, क्योंकि सर्वप्रथम जो ब्रिटिश दल था इसने 1985 में ओजोन क्षरण की बात स्वीकारी, जो अंटार्कटिका में देखा गया ओजोन छिद्र सबसे पहले। ये इसका कारण क्या था? CFC का उत्पादन, CFC के कारण ये छिद्र हुआ था। तो इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात चली कि CFC जो क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन के मानव निर्मित यौगिक हैं, हमें इसको खत्म करना होगा, हमें इसको समाप्त करना होगा, नहीं तो ये जो ओजोन है इसको भी नष्ट कर देगा। इससे क्या होगा? परावैंगनी किरणें सीधे धरती पर आ जाएंगी। और इस तरीके से आप देखते हैं एक कन्वेंशन हुआ इस तरीके, और लगातार इसमें बात की गई कि हमें जो ओजोन परत है इसको बचाना है, और ओजोन का हमें जो ये ओजोन को खत्म करने वाली गैस है इसको हमें खत्म करना है। आप देखें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन से बनी मानव निर्मित गैस होती है ये, जो रेफ्रिजरेटर और वातानुकूलित यंत्रों से शीत कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसको समाप्त करने पर सहमति बनी ताकि हम ओजोन को बचा सकें। तो ओजोन पे जो आप देखेंगे परत के संरक्षण पे बहुत सारे कार्य हुए। इसमें एक अंतरराष्ट्रीय संधि है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सी संधि है ये? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये जो संधि है ये ओजोन को अवक्षय करने वाले पदार्थों के उत्पादन और प्रयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए इस संधि को साइन किया गया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार CFC, हेलोन्स और अन्य ओजोन रिक्तीकरण रसायनों जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पादन पर रोक लगाई जानी है, और रोक लगाई गई है। तो इस तरीके से आप देखेंगे जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है या वियना संधि का प्रोटोकॉल है, ये वियना संधि के द्वारा प्रोटोकॉल साइन किया गया था। ठीक है, ये 1989 से लागू हुआ था, 1989 से वियना प्रोटोकॉल। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी की याद में आप देखते हैं 16 सितंबर को क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे 1987 में, 16 सितंबर 1987 को। तो 16 सितंबर को ओजोन पर संरक्षण के रूप में अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आप सब याद रखेंगे, बहुत ही अत्यधिक उपयोगी जानकारी थी ये। चलिए, तो हमने काफी महत्वपूर्ण जानकारी देखी है, और इससे संबंधित कुछ हमने अंतरराष्ट्रीय सहभागिता भी देखी और अंतरराष्ट्रीय प्रावधान भी देखे। IUCN के बारे में एक सेकंड के लिए समझ लेते हैं। IUCN क्या है ये याद रखिएगा। IUCN UN का भाग नहीं है, बल्कि UN का पर्यवेक्षक निकाय है। IUCN की जो स्थापना थी ये 1948 में इसकी हुई थी, और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और इसके द्वारा जो लाल सूची, रेड सूची जारी की जाती है, रेड इंडेक्स या लाल सूची जारी की जाती है, रेड लिस्ट इसको बोलते हैं। ये संकटग्रस्त पौधों, पशु प्रजातियों के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब भारत की भी बहुत सारी प्रजातियां आप देखेंगे IUCN की रेड लिस्ट में शामिल है। ठीक है, तो याद रखिएगा IUCN के बारे में। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर इसका पूरा नाम होता है। तो भारत में आप देखेंगे, भारत में बहुत सारी चीजें, जैसे इसमें गंगेटिक डॉल्फिन हो जाएगी, गंगा की डॉल्फिन। इसके अलावा चिंकारा आप देखेंगे इसमें,
और इसमें देखेंगे डुगोंग जो समुद्री गाय होती है, शाकाहारी होती है, ये सब इसमें से रेड सूची में शामिल है, जिसमें से आप देखते हैं चीता संकटापन विलुप्त हो गया है, संकटापन नहीं है विलुप्त हो गया है। तो आप ये जो लिस्ट होती है ये संबंधित होती है भारत में संबंधित होती है, भारत नहीं और विश्व में भी संबंधित होती है उन प्रजातियों से जो प्रजातियां बहुत ज्यादा संकट की स्थिति में हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। IUCN एक बहुत अंतर्राष्ट्रीय बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है जिसके तहत हमें संकटापन्न जीवों की पादपों की हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा ये जो IUCN का कार्य क्या होता है, जो प्रजातियां होती हैं इनका गलत तरीके से व्यापार होता है, इनको भी रोकने का ये कार्य करती है। ठीक है, तो ये सब भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप ये सब भी याद रखेंगे। चलिए तो कुछ और बात कर लेते हैं, वन संरक्षण संबंधित वैश्विक प्रयासों पे देख लेते हैं। तो एक वन संरक्षण संबंधित वैश्विक प्रयास आप देखेंगे, वनाच्छादित प्रतिशतता की बात करें तो भारत में 30% के आसपास वन पाए जाते हैं लगभग, और जो भूटान सरकार, इसके अलावा कुछ ऐसे देश भी हैं जिनके यहाँ बहुत अच्छे स्तर पर वन पाए जाते हैं। जो इसके लिए कुछ संगठन भी है, WWF भी है एक संगठन। ये क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, इसकी 1961 में स्थापना हुई थी। इसका पांडा आप देखते हैं, पांडा जो होता है जायंट पांडा, इसका एक प्रतीक होता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये भी एक महत्वपूर्ण है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ संगठन भी एक महत्वपूर्ण संगठन है। इसके अलावा UNCCD जो हमने बात की थी, ये कानूनी बाध्यकारी समझौता है। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है, तो हमने इन सब के बारे में चर्चा की। ठीक है, तो ये सब आप याद रखेंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चाएं हैं पूरी, यहां से एग्जाम में सीधे प्रश्न बनते हैं। तो हमने बहुत सारी चीजों को देखा। आइए कुछ हम उनकी राष्ट्रीय उद्यानों की बात कर लेते हैं, भारत में जो पाए जाते हैं। तो भारत में सबसे प्रथम जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, ये नेशनल पार्क है भारत में जो सबसे प्रथम नेशनल पार्क है राष्ट्रीय उद्यान। इसमें कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड का। ठीक है, उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट भी बोला जाता था इसे। तो ये क्या, इसकी भी स्थापना कब हुई थी, 1936 में हुई थी, याद रखिएगा। फिर कान्हा आ जाएगा आपका, ये आप एक दो याद रखने, आपको सब याद नहीं रखने। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये याद रखेंगे। इसमें आप पेंच टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में पाया जाता है, छिंदवाड़ा जिले में है। जो ये टाइगर रिजर्व महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर जंगल बुक, जो आपने एक किताब सुना होगा रुडयार्ड किपलिंग की, ये किताब इसी नेशनल पार्क पे आधारित है। तो इस तरीके से ये किताब, ये जो नेशनल पार्क है ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुछ और नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है। ये एशियाटिक जो शेर होते हैं इनका प्राकृतिक आवास है। जो एशियाटिक शेर होते हैं, बब्बर शेर, उनका प्राकृतिक आवास है। इसके अलावा आप जानते हैं जो श्योपुर का भी है नेशनल पार्क है, आप देखते हैं वहां पे जो अफ्रीकी चीते हैं, कूनो नेशनल पार्क। तो अफ्रीकी चीतों को यहाँ पे पुनर्निर्वासित किया गया है, क्योंकि भारत में चीते समाप्त हो चुके थे, तो इनको दोबारा से भारत में लाया गया। तो कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में पाया जाता है, श्योपुर के पास। यहाँ पे सहारिया जनजाति पाई जाती है इस नेशनल पार्क के पास। ठीक है, तो ये सब भी महत्वपूर्ण है, ये भारतीय प्रयास है। जो क्योंकि आप जानते हैं भारत में विश्व की लगभग 75% टाइगर आबादी पाई जाती है, इसलिए भारत के प्रयास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं, बहुत मायने रखते हैं भारत के प्रयास। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो जैवमंडल भी एक महत्वपूर्ण संकल्पना होते हैं इसी संबंध में। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं, क्योंकि जैवमंडल आप जानते हैं बहुत बड़े क्षेत्र होते हैं जिनके अंतर्गत इनमें परिकल्पना की जाती है कि जो आबादी है जानवरों की ये सुरक्षित रह पाएगी। इसमें आप देखेंगे दो प्रकार के प्रयास होते हैं, एक इंस्टीट्यूट स्वास्थानीय होता है, एक बरहे स्थानीय होता है। स्वास्थानीय संरक्षण होता है, एक बरहे स्थानीय संरक्षण होता है। इसका मतलब क्या होता है, स्वास्थानीय इन सीटू संरक्षण का अर्थ होता है जो प्राकृतिक आवास है किसी जानवर के, उन्हीं में उनकी सुरक्षा की जाए, तो इसको बोला जाता है स्वास्थानीय। इसमें क्या होता है,
बाहर स्थाने ले जाके, जैसे कोई जानवर मिला उसको हम चिड़ियाघर में लाके उसकी सुरक्षा करें। इसके अंतर्गत जीन बैंक भी बनाए जाते हैं, जैसे कोई खत्म हो गया तो हम उसकी सुरक्षा जीन के जरिए कर रहे हैं, या फिर और भी अन्य बैंक बना रहे हैं इसी तरीके के। इनको बाह्य स्थानीय संरक्षण कहा जाता है, XC2 बोला जाता है। तो प्राकृतिक आवास में संरक्षण किसी प्रजाति का, इसको स्वास्थानीय संरक्षण बोला जाता है। तो इस तरीके से आप ये याद रखेंगे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। स्वास्थानीय बाह्य स्थानीय संरक्षण, 2 प्रकार का संरक्षण होता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, एग्जाम में यहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक है, चलिए ये याद रखिएगा। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, हमने एक चैप्टर पे बात की। तो हमने यहाँ पे आज के चैप्टर में वैकल्पिक ऊर्जा पर बात की, हमने ऊर्जा संसाधनों पर बात की, इसके अतिरिक्त हमने संरक्षण पे बात की, हमने अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की बात की, हमने राष्ट्रीय प्रयासों की बात की, हमने प्रदूषण पे बात हम पहले ही कर चुके थे। इसके अतिरिक्त हमने भारतीय कुछ जो अधिनियम हैं उन पे बात की। तो इस तरीके से आप देखेंगे लगातार हमारी काफी सारी चर्चा हुई है पर्यावरण के ऊपर। तो आज हम अब पर्यावरण के इस जो लेक्चर है इसको अब कंप्लीट करते हैं हम, और फिर हम किसी अन्य लेक्चर पर बात करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को आज यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते किसी अन्य लेक्चर में। नमस्कार।